हेलो। नमस्कार, मैं हूं आमिर सांडिल और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। हम लोग लगातार अलग अलग विषयों की लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। इस क्रम में हम आधुनिक इतिहास की लेक्चर्स और साथ ही साथ पॉलिटी के लेक्चर्स और तीसरा सब्जेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है बिहार स्पेशल। वो उसकी भी लेक्चर्स जो है वो शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहला जो है लेक्चर पहला सब जो चैप्टर है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड के प्री हिस्टोरिक पीरियड नहीं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो हमारे पूरी हिस्ट्री के इतिहास की जो पुरातात्विक स्रोत हैं बिहार की खास तौर पे, उनसे संबंधित प्रश्नों को हमने देख लिया है। और अब बारी है प्री हिस्टोरिक पीरियड की दौर को देखने की, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि बिहार में किन कालों से किन पीरियड से जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कैसे जो है ह्यूमन सेटलमेंट जो है मानव का विस्तार हुआ है, मानव अपनी अलग अलग बस्तियों का निर्माण किया मानव ने, और कैसे जो है संपूर्ण बिहार में उनका प्रसार हुआ है। क्योंकि हम खासतौर पे वैदिक समय में जब पीरियड आया उस समय जो मानव का विस्तार है, ह्यूमन बीइंग आर्यंस जिनको हम वैदिक पीरियड के लोगों को क्या कहते हैं, हम आर्यंस कहते हैं। उन आर्यंस का विस्तार कैसे बिहार में हुआ है और कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनसे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो संबंधित होंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, तो उनको मिक्स करके ये चैप्टर नंबर 2 बनाया गया है। चैप्टर नंबर 2 में हम देखने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके पहले चैप्टर शुरू करूं, मैं एमसीक्यू शुरू करूं उसके पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप जरूर इसको लाइक करिए। आप बहुत कंजूसी आप लोग करते हैं लाइक करने में। यदि आप देख रहे हैं वीडियो, आपको पसंद आ रही है वीडियो, तो आप लाइक बस बटन दबा देना, आपको लाइक करना मत भूलें। साथ ही साथ जो है शेयर भी क्या किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस जो है बच्चों तक पहुंच पाए। अब क्या है, आप लोगों की आदत है थोड़ी सी शेर व शायरी वाली क्लास हो, थोड़ी सी नाटकीय क्लास हो, थोड़ी सी जो है मस्खरापन वाली क्लास हो, तो आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन विश्वास कीजिए उन क्लासेस से आपका भला नहीं होने वाला है। जो क्लासेस सीरियस तरीके से चलती हैं, जिस क्लासेस में गंभीरता होती है, वही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, वही जो है आपकी रिजल्ट लेकर के आएगी। तो आप ऑनलाइन टीचर्स से ये मत खोजिए कि ये मस्खरापन करे, थोड़ी सी जो है चुटकुलाएं सुनाए, थोड़ी सी जो है किसी टॉपिक पे जो है थोड़ी सी हंसी मजाक करे। हम फुल्ली फोकस्ड है आपके रिजल्ट के लिए, और रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वहीं आप फिर उसी प्रोसेस में लग जाएंगे शुरुआत से। हमें एक एक जो है पड़ाव पार करनी है, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू। तो एक एक पड़ाव को पार करने के लिए बहुत सीरियसनेस चाहिए। तो जो 69वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी 7th फेज टीचर्स की बहाली आने वाली है, बीपीएससी एग्जाम लेने वाला है अगस्त में, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें गंभीरता होना चाहिए। और खासतौर पे ये मैच्योरिटी वाली एज होती है। इसमें आप टीचर से ये मत सोचे कि टीचर थोड़ी सी जो है शेरो शायरी करे, क्योंकि आज के तौर पे सामान्यतः जितनी भी क्लासेस मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन पे, टीचर्स को नाटकीयता करनी पड़ती है थोड़ी सी, और उसकी भी मजबूरी हो जाती है, टीचर्स की भी मजबूरी हो जाती है कि उनको करना पड़ता है, वो न चाहते हुए भी करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी सी बांध के रखी जाए वीडियोस के साथ। तो ये अपेक्षा ना करें। टीचर जो है वो मास्टर्स जो है वो मास्टर जिसको कहा जाता है हम लोग की भाषा में मास्टर साहब जो है सीरियसनेस के साथ अगर क्वालिटी कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उनका साथ दिया कीजिए। इसीलिए मैं बार बार इस चीज से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करता हूँ कि वीडियोस में जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जा रहा है जो ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन देखो जी, टीसीएस और यूपीएससी क्या है, एक तरह से यहाँ पे मैं आता हूँ मोनोलॉग करके चला जाता हूँ, डायलॉग हो नहीं पाता आप लोगों से। डायलॉग तो ऑफलाइन क्लासेस में ही संभव है। लेकिन जहां तक अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल को रख सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप पूरी वीडियोस देखेंगे। पूरी वीडियोस आप देखते नहीं है, पूरी वीडियोस देखा कीजिए। पूरी वीडियोस देखने के पश्चात जहां भी आपको प्रश्न में थोड़ी भी डाउट हो रही है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दिया कीजिए, वहां से फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत जल्दी हम और भी तरीके को अपनाएंगे जहां से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, उसके बावजूद भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपकी डाउट्स क्लियर हों, है ना, एक मोनोलॉग ना हो। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जनरली मोनोलॉग होता है, टीचर आया अपनी मर्जी का तैयारी करके आता है और फिर जो है वो मोनोलॉग करके अपने तरीके से पढ़ा के चला जाता है। चीजें जो है वहां पे इंटरेक्शन हो नहीं पाती हैं, और वो बहुत जरूरी है किसी भी क्लास में पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल अप्रोच को डेवलप करने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि टीचर के साथ डायलॉग होना चाहिए।
और वन टू वन इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये तो थोड़ी सी ऑनलाइन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इसको जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। देखिए जी, हम आपकी तरफ से जितना ज्यादा योगदान मिलेगा, हम आपके लिए उतने ही योगदान करने में सक्षम होंगे। हम टोटली टोटली डेडिकेटेड है आपके रिजल्ट्स के लिए, आपके गोल को अचीव कराने के लिए। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होने वाली है, लेकिन आपकी तरफ से ये कोताही नहीं होनी चाहिए। आप इस हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करना मत भूलें। इसी के साथ ये चैप्टर शुरू कर रहा हूं मैं। चैप्टर में एमसीक्यूज हम देखेंगे। एमसीक्यूज हमारा फोकस ज्यादा है। हम लेक्चर्स फॉर्म में चीजों को लेकर के आएंगे, जहां पे हम टोटली नोट्स पे हमारी बेस्ड चीजें होंगी। लेकिन ये वक्त है हमारी मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिवीजन करने की, तो हम क्वेश्चंस को रिवीजन ही करेंगे। तीन टाइप के क्वेश्चंस, खासतौर पे बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। बिहार स्पेशल क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत उसमें दिमाग अभी भी नहीं लगाया जा रहा है। बाकी विषयों में, अभी इतिहास में और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सबों में तो चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी बिहार से रिलेटेड संबंधित जो प्रश्न होती हैं उनमें अभी भी वही पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अभी भी वैसे ही पूछे जाएंगे। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है और पूछे जाएंगे ही। तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं अगले चैप्टर को। और अगला चैप्टर प्री हिस्टोरिक पीरियड से क्वेश्चन है हमारा। प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द इनिशियल फेज ऑफ प्री हिस्टोरिक एज इज कॉल्ड। प्रागैतिहासिक युग का प्रारंभिक चरण क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल वो काल जिसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, जहां पे हमारी टोटल पूरी की पूरी डिपेंडेंसी, पूरी की पूरी निर्भरता जो है वो पत्थरों पर थी। हालांकि इस समय जो मनुष्य है वो गैदरर है। इस समय मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है वो हंटर है। सेटलमेंट होनी शुरू नहीं हुई है। इस समय इंसान की बसावट शुरू नहीं हुई है। इस समय वो नोमैडिक लाइफ जीता है, घूम घूम के जीवन जीता है, ग्रुप्स में 15-20 के ग्रुप्स बना के लाइफ जीता है, और जानवरों को मार के खाना, और रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स जो जड़ सहित वाले जो सब्जियां होती हैं, जो कंदमूल होते हैं, उनको निकाल के ये खाते हैं। फल वल जो है वो खाते हैं। गैदर हैं, इकट्ठा करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, केव्स में रहते हैं। बहुत सारे, जैसे आपका नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी जो है सेटलमेंट्स पाई गई हैं जो लाखों साल पहले की सेटलमेंट्स हैं। और वहां पे कई सारी जो है पिक्टोरियल जो है वो चित्रांकन किया हुआ है दीवारों पे। और उसका जब कार्बन डेटिंग किया गया, पता चला कि ये तो लाखों साल पहले की, अर्थात जो है उस समय की ह्यूमंस कहाँ रहा करते थे? उस समय के ह्यूमंस जो है वो केव्स में रहा करते थे। उस समय कोई ऐसा जो है कपड़ा भी नहीं था, तो ऐसे ही नंगे घूमा करते थे। खैर, तो अब प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? तो उस समय पत्थरों पर आधारित जो है ये सभ्यता थी। पत्थर के हथियार होते थे, और ये पत्थर शुरुआत के, अब जैसे इसी को पाषाण काल को अगर हम प्रागैतिहासिक काल को देखें तो ये इसको क्या कहेंगे? इसका आंसर जरा सा देखें हम लोग पहले। आंसर जरा सा पहले देख लो, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। प्रागैतिहासिक युग का प्रारंभिक चरण क्या कहलाता है? पाषाण, ताम्र, कांस्य, पूरा पाषाण युग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूरा पाषाण काल का ही एक कैटेगरी है, एक वर्ग है। टोटल जो ये समय है वो पूरे के पूरे को क्या कहते हैं? पाषाण युगीन काल कहते हैं। क्योंकि पाषाण किसको कहा जाता है? पत्थर को कहा जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्री हिस्टोरिक पीरियड में ह्यूमंस जो निर्भर है वो किस चीज पे है? पत्थरों पे। पत्थरों के जो है उन्होंने हथियार बना रखे हैं, और पत्थरों से ही वो शिकार करते हैं। तो इस तरह से जो है ये युग क्या कहलाएगा? पाषाण काल कहलाएगा। पाषाण काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाषाण काल कहलाता है ये। तो पाषाण कालीन जो सभ्यता है, पाषाण काल को अगर हम कैटेगराइज करें तो पाषाण काल में 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। ठीक है। उसके बाद जो है चौथा कैटेगरी, अगर हम पाषाण काल में ही देखें तो थोड़ा सा एडवांस समय आ जाता है। इसमें सिर्फ पाषाण पे, पत्थरों पे डिपेंडेंट नहीं है मनुष्य। इस समय उनको
मेटल्स का ज्ञान हो चुका है और धातु का ज्ञान हो चुका, और प्रथम धातु जो जिसे मनुष्य ने प्रयोग किया है वो तांबा। तो यहाँ पे आपको ताम्र ताम्र पाषाण काल, मतलब ताम्र पाषाण काल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ताम्र ताम्र मतलब तांबा और पाषाण, तांबे की भी हथियार दिखेंगे, तांबे के भी जो है बर्तन दिखेंगे, और पाषाण मतलब पत्थर के भी, इसको तम, तो इसको पूरा पाषाण को पूर्व प्रस्तर भी कहते हैं, प्रस्तर भी कहते हैं, पैलियोलिथिक एज इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसको जो है मध्य प्रस्तर कहते हैं, इसको नौ प्रस्तर कहते हैं, इसको ताम्र प्रस्तर कहते हैं। तो ये टोटल कौन सा कैसा काल है? ये जो है पाषाण कालीन सभ्यता ये कही जाती है। तो हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक युग का प्रारंभिक चरण। और प्रागैतिहासिक युग, अब इस काल में कोई लिपि नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई ऐसी जो है ऐतिहासिक स्रोत नहीं पाई, लिटरेरी स्रोत नहीं पाई गई है, लिखा हुआ चीज नहीं पाया गया है। जो वस्तुएं पाई गई हैं खुदाई में अलग अलग स्थानों से, उसके आधार पे हमने चीजों का आकलन किया है ना। उस समय की सभ्यता का आकलन किया, उस समय की इनफैक्ट सभ्यता का विकास तो हुआ नहीं था, उस समय के मानव का आकलन किया, उनके रहन सहन का आकलन किया, उनके समाज का आकलन किया है ना। तो ये पाषाण काल, प्रारंभिक चरण को क्या कहेंगे? पाषाण काल कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन एक्सकैवेशन इन विच प्लेस ऑफ बिहार रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड। बिहार के किस स्थान पर खुदाई करने पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो अब ऑप्शन दिया है पटना, मुंगेर, नालंदा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। पटना, मुंगेर, नालंदा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जी, पूरा पाषाण काल का जो बिहार का खास तौर पे, क्योंकि ये बिहार स्पेशल चल रहा है, तो पूरा पाषाण काल में हम देखें कि बिहार में कहाँ कहाँ ये प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण कालीन अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये अवशेष होते क्या थे? अवशेष खुरपी, खुरचन, पट्टिका, यही सारी चीजें होती थी। तो अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला तो प्राप्त हुआ है नालंदा से। नालंदा में भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? नोट डाउन करिएगा, जेठियन घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? जेठियन घाटी से। नालंदा में कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? जेठियन घाटी से। दूसरा मुंगेर से प्राप्त हुआ है। मुंगेर में कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुंगेर से प्राप्त हुआ है भीम बांध तथा पैसरा से। तीसरा भागलपुर से प्राप्त हुआ है, भागलपुर से प्राप्त हुआ है। और भागलपुर में कहां से प्राप्त हुआ है? राजपोखर और भालीजोर से। राजपोखर और भालीजोर से, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है गया से भी प्राप्त हुआ है, गया से भी प्राप्त हुआ है। गया में कहां से प्राप्त हुआ है? पेमार घाटी तथा शेर घाटी से। पेमार घाटी तथा शेर घाटी से यह प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त तो अधिकतर ये सारा का सारा जो स्थान आप देख रहे हैं, ये सभी स्थान कहाँ पे है? आपने देखा होगा नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, गया, ये सब दक्षिण बिहार में। तो पूछ दे कि बिहार के किस स्थान से, किस हिस्से से सबसे अधिक जो है पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि दक्षिण बिहार से सर्वाधिक जो है पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर बिहार में एक स्थान है, वो है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जो है वहां से प्राप्त हुआ है, ये पश्चिम चंपारण में है। तो यहां से पूरा पाषाण कालीन जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इससे जो है हम कुछ पता चला होगा हमें, और यहां से हमें आंसर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या है? अब ये आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो
अच्छी बात है। नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो रोकना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर जो है आपको इसको नोट डाउन करनी है और फिर आगे बढ़ना है, आंसर करना है, तो फिर तब जाकर के ये आपका सॉल्व होगा। तो बिहार के किस स्थान पर खुदाई करने पर पूरा पाषाण काल, तो अभी अभी पटना का कहीं नाम आया नहीं था, क्या नाम आया था? मुंगेर का नाम आया था और नालंदा का नाम आया था। तो मुंगेर और नालंदा तो दोनों ही आंसर होगा। तो हम अपने सदाबहार ऑप्शन बीपीएससी का उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ जाएंगे। क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव इज आवर करेक्ट आंसर। हमें आगे बढ़ना चाहिए, वी शुड गो फर्दर। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है तीसरा नंबर प्रश्न? ओके, इन विच प्लेस इन बिहार इक्विपमेंट्स फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज हैव बीन रिकवर्ड। ओके, बिहार के किस स्थान पर पुराने पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल का अवशेष उपकरण प्राप्त हुआ? और बिहार में जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो लगभग 1 लाख साल पहले तक का अवशेष प्राप्त हुआ है। कब तक का? 1 लाख साल पहले तक का अवशेष प्राप्त हुआ है। 1 लाख साल, है ना, 1 लाख ईयर साल पूर्व तक का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, हालांकि पूरा पाषाण काल जो है 10 लाख साल पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बिहार में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 1 लाख साल पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अब यहाँ पर आंसर क्या खोजना है, देखना है कि कौन सा कहां से प्राप्त हुआ है। जेठियन घाटी, हाँ, यहां से पूरा पाषाण काल प्राप्त होगा। मैंने बताया जेठियन घाटी कहाँ पे है, नहीं जिसने नोट डाउन किया फिर से नोट डाउन करेगा, नालंदा में। वाल्मीकि नगर, यहां से भी पूरा पाषाण काल, उत्तर बिहार में एकमात्र ऐसा स्थान जहां से पूरा पाषाण काल पूर्व प्रस्तर कालीन जो है पैलियोलिथिक एज की जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। राजपोखर यहां से भी प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण कालीन अवशेष उपकरण। तो यहाँ पे राजपोखर कहाँ पे है? भागलपुर में। तीनों ही जगह से जो है पूरा पाषाण कालीन जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हम चल सकते हैं किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव, तीनों ही स्थानों से पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूं है, विच पेयर आउट ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ओके यहां पर थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत नहीं है? निम्नलिखित में से ये थोड़ा सा नहीं छूट गया, तो यहाँ पे करेक्ट, कौन सी जोड़ी करेक्ट है? चलिए इसको, या गलत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट या करेक्ट, है ना, कौन सा इसमें सही है या गलत नहीं है, बात तो वही होगी। ठीक है ना। चलिए क्या कहता है प्रश्न कि कौन सा? तो गया में पेमार घाटी है, क्लियर है। गया में पेमार घाटी, अभी अभी मैंने नोट डाउन कराया भी था क्वेश्चन नंबर 2 में। गया में क्या है? पेमार घाटी है, तो ये गलत नहीं है, सही है। मुंगेर में पैसरा है, भीमबांध भी मुंगेर में है, पैसरा भी है और मुंगेर में भीमबांध भी, और दोनों जगह से पूर्व प्रस्तर कालीन पूरा पाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुआ, उपकरण प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। करेक्ट खोजना है हमें, करेक्ट दोनों मिल गया। तीसरा, भागलपुर में राजपोखर है, यस भागलपुर में ही राजपोखर है, तो भागलपुर में राजपोखर है, तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट है, तो हम किसके साथ जाएंगे? उपरोक्त में से एक से अधिक, तीनों ही करेक्ट है हमारे, है ना। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव बोला, विच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, या इसको एरर थोड़ी सी हो गई, मिस्टेक हो गई, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत नहीं है, मतलब अर्थात करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट है। गया में पेमार घाटी है, शेर घाटी भी गया में है, मुंगेर में पैसरा है, भागलपुर में राजपोखर है, और तीनों ही स्थान से पूर्व प्रस्तर कालीन पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज की जो उपकरण है वो प्राप्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो हम देखें जरा सा, और वो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे भी।
तो इससे अलग कुछ आता नहीं है। और ज्यादा क्वेश्चन देखो जी, बिहार अब चूंकि सिलेबस में है तो सब पढ़ना ही है, सिलेबस में है तो मेरी ड्यूटी है, इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बीपीएससी। तो लेकिन अब यहाँ पे पैटर्न समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो मॉडर्न बिहार से जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्योंकि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न कम उठाए जाते हैं। ज्यादा प्रश्न कहाँ से उठाए जाते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वैसे ही जो है मॉडर्न बिहार से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और लोकल हीरोज जो उस वक्त जो थे, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई में अपनी योगदान दी है, उन और लोकल बिहार के जो लोकल हीरो हैं उनके नाम ज्यादा आपको पता होने चाहिए बिहार स्पेशल जीएस को कल क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज जेठियन वैली एन ओल्ड स्टोन एज प्लेस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट। जेठियन घाटी एक पुराना पूरा पाषाण युग का स्थान वर्तमान जिले में कहां पे स्थित है, वर्तमान में किस जिले में है। अभी क्लियर हो गया, जेठियन घाटी 3-4 बार आ चुका, गया, मुंगेर, नालंदा, भागलपुर, गया, मुंगेर, नालंदा, भागलपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे या तो कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं क्योंकि वो स्थान एक ही है तो किसी एक जिले में होगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं जरूर हो सकता है। लेकिन हालांकि हम चेक करें जरा सा ऑप्शन की आंसर क्या होगा। तो गया में पेमार घाटी, और गया में क्या है, पेमार घाटी और शेर घाटी है। मुंगेर में क्या है, मुंगेर में पैसरा और भीम बांध है, तो उस नहीं है वहां पे। नालंदा में जेठियन है, नालंदा में क्या है, जेठियन है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, नालंदा जेठियन घाटी वहां पर है जहां पे पूरा पाषाण काल का अवशेष या उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड स्टोन एज इज सिचुएटेड इन भागलपुर। अच्छा, भागलपुर में दो जगह है, भागलपुर में राजपोखर है और भालीजोर है। भागलपुर में क्या है, राजपोखर और भालीजोर। तो यहाँ पे अब या तो राजपोखर और भालीजोर दोनों मिल जाए या कोई एक मिल जाए, देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन ए है भीम बांध, ऑप्शन बी है भालीजोर, ऑप्शन सी है पैसरा, ऑप्शन डी है पेमार घाटी। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे भालीजोर तो दिख गया, ये भागलपुर में, ये कहाँ पे है, मुंगेर में। ये कहाँ पे है, पैसरा, मुंगेर में। ये दोनों जगह, ये दोनों मुंगेर में है, ये भी मुंगेर में है। पेमार घाटी कहाँ पे है, गया में। भालीजोर भागलपुर में है, इसके अलावा राजपोखर भी भालीजोर में है, सॉरी भागलपुर में है। तो आंसर यहाँ के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, भालीजोर। भालीजोर में पूर्व प्रस्तर काल के अवशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेर घाटी। अच्छा, बात बार बार आ रही है शेर घाटी। शेर घाटी में दरअसल दो चट्टानी गुफा प्राप्त हुआ है, जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स के जो है अवशेष प्राप्त हुए कि हाँ यहाँ पे ह्यूमंस रहते थे इस केव्स में, इन गुफाओं में इंसान, पहले पूर्व प्रस्तर काल के जो इंसान है वो यहाँ पे रहते थे। तो शेर घाटी एक प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है, सारण, पटना, मुंगेर, गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेर घाटी। अच्छा, शेर घाटी की चर्चा आ गई, शेर घाटी की चर्चा इसके पहले भी हुई है। तो शेर घाटी में क्या है, शेर घाटी में दो मानव गुफा मिले हैं, चट्टानी गुफा मिले हैं, जहां पर ह्यूमन के, मानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये मानव कब के हैं, मानव जो है वो पैलियोलिथिक एज के हैं, पूर्व प्रस्तर काल के हैं, जो है शुरुआती चरण में जब मानव की उत्पत्ति हुई तब के और उनकी एग्जिस्टेंस की प्राप्ति हुई है तब की जो है ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं शेर घाटी में। तो अब शेर घाटी पूछ रहा है कि कहां पर है। अब बार बार इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 लगातार मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो शेर घाटी कहां पे है, सारण में है, सारण में नहीं है, सारण में नहीं है। आप बताएंगे पटना में है, पटना में भी नहीं है। ऑप्शन सी मुंगेर में नहीं है, मुंगेर में भीमबांध और पैसरा है। ऑप्शन डी गया इज द करेक्ट आंसर। गया में जो है शेर घाटी है, गया जिले में शेर घाटी है, जहां पे दो मानवी चट्टान की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड स्टोन एज इक्विपमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से कौन से पुराने पाषाण युग के उपकरण बिहार के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। अच्छा,
क्या क्या पाए गए, है ना, पाई तो बहुत गई है, लेकिन इस यहाँ के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन ए है खुरपी, ऑप्शन बी है खुरचनी, ऑप्शन सी है पट्टिका, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जान लो भाई, खुरपी भी प्राप्त हुई है। खुरपी तो आप सब जानते हैं, जो बिहार से संबंधित और पूर्वांचल या यूपी से संबंधित जो लोग होंगे। खुरचनी भी है, पट्टिका भी है, हुफ, स्क्रैपर एंड प्लेक, ये तीनों ही जो है वहां पे पाई गई हैं। और इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ हम जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही जो है उपकरण प्राप्त हुई है पूर्व प्रस्तर काल की। अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अब यही थोड़ी सी पैटर्न को अगर बदलता है ना, थोड़ा पैटर्न में चेंजेस लाता है, तो यही पूछेगा करेक्ट इनकरेक्ट, मैच द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द इज विच मैचिंग इज नॉट करेक्ट, विच मैचिंग इज करेक्ट। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यही सब प्रश्न पूछना अब शुरू कर चुका है। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये मैच पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अच्छा, वैशाली में चेचर है, वैशाली में चेचर है, इससे संबंधित प्रश्न पिछले लेक्चर में हो चुका है। वैशाली में चेचर है, चेचर श्वेतपुर, श्वेतपुर। अच्छा, वैशाली में एक जगह और है, वो है कुतुबपुर, याद रखिएगा, कुतुबपुर। ठीक है, तो चेचर में दरअसल चेचर में नौ पाषाण काल का, नौ पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल दोनों के ही जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौ पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कहां पे है, वैशाली में, चेचर में। रोहतास में सिनवार है, ये भी करेक्ट है। सिनवार में जो है ताम्र पाषाण काल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गया में, गया ताराडी, ताराडी में भी नौ पाषाण काल, ये भी सही है। तो अब सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये सुमेलित है। वैशाली में चेचर है, रोहतास में सिनवार है, गया में ताराडी है, जहां से नौ पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुंगेर में केयर, केयर जो है मुंगेर में नहीं है, ये जो है गया में है। कहां पे है, गया में है। और गया में, और यहां से भी जो है नौ पाषाण काल की जो है साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, एविडेंसेस यहाँ पे पाई गई हैं। मुंगेर में नहीं है, तो मुंगेर में चूंकि नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, डी। मुंगेर केयर मुंगेर में नहीं है, तो यही करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कुछ यूं। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है देख लिया जाए। तो बहुत अच्छे जी क्वेश्चंस हैं ये, आप बहुत जब केयरफुली देखेंगे तो लगेगा कि यही सब तो एग्जाम में आता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सदनीरा, निम्नलिखित में से किस नदी को सदनीरा कहा जाता है। सदनीरा, जब माधव विदेह आर्यों का विस्तार कर रहे थे बिहार के क्षेत्रों में, तो ऐसा कहा जाता है, शतपथ ब्राह्मण में यह लिखित है कि वो अपने पुजारी के साथ जो है पूरे गांगे घाटी में, पूरे गंगा घाटी में पूर्व की तरफ विस्तार करते हुए आ रहे थे। और विस्तार कैसे कर रहे थे, आग जो है जलता चला जा रहा था। और आग जले कहने का क्या मतलब, इस सारी की सारी जो है चूंकि ये सारे जो है जंगल वाले इलाके थे, जंगलों को साफ करते हुए आ रहे थे। और जंगलों को साफ करते हुए आ रहे थे, गंडक के पास जैसे ही पहुंचा इन्होंने, तो गंडक के पास आकर के ये जो है आग बुझ गई। गंडक नदी में ये आग जो जलती हुई आ रही थी और गंगा घाटी में विस्तार होता जा रहा था पूर्व की तरफ, यहाँ पर आग आकर बुझ गई। और बुझने के कारण ही गंडक का नाम जो है वो सदनीरा हो गया। क्या हो गया, गंडक का नाम सदनीरा, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि इसी कारण से इसको सदनीरा कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी फल्गु। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आंसर आपको मिल चुका है, ऑप्शन बी गंडक। गंडक को ही सदनीरा कहा जाता है क्योंकि यहीं पर आकर के आर्यों का विस्तार रुक गया, क्योंकि वो आग बुझ गई जो विदेह राजा द्वारा लगाया गया था गांग घाटी में, गंगा की घाटी में मनुष्य के, आर्यों के विस्तार के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमने देख लिया सदनीरा। ठीक है,
तो हमारा आंसर हो जाएगा गंडक को क्या कहा जाता है? सदनीरा कहा जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? Which when did in Bihar for the first time sign of urbanization appear? बिहार में पहली बार शहरीकरण का लक्षण कब दिखाई दिया? पहली बार जो है शहरीकरण का लक्षण कब दिखाई दिया? लोहा का समय आ चुका था, लौह युग आ चुका था, आयरन एज आ चुका था, और आयरन के यूज से जो है आर्यंस जो आर्य जाति के लोग हैं वो अपनी विस्तार को में बहुत तेजी ला चुके थे, बहुत फास्ट जो है उनका एक्सपेंशन हो रहा था, और इस लोहे के यूज से, लोहे के उपयोग से जो है कृषि भूमि बढ़ती जा रही थी, कृषि का विस्तार होता जा रहा था, और जो है यही वो काल है आयरन एज जिस समय पहली बार लक्षण दिखाई देने शुरू किए अर्बनाइजेशन के। जो गांव है वो शहरों में बदलना शुरू हो चुके थे। तो ये आंसर अब क्वेश्चन, अब मैंने चूंकि कॉन्सेप्ट बता दिया तो अब यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं। ए कांस्य युग, बी लौह युग, ऑप्शन सी वैदिक युग। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए कि किस काल में शहरीकरण के लक्षण सबसे पहले दिखाई दिए, और उसमें उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? लोहा का था। इन अर्बनाइजेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? लोहे का था, आयरन का था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आयरन एज। आयरन एज में सबसे पहले शहरीकरण का लक्षण, साइन ऑफ अर्बनाइजेशन, इनको दिखाई देता है। पहली बार जो है टाउन्स जो है वो डेवलप होने शुरू होते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 के है। क्वेश्चन नंबर 12 देखे जरा सा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट सेकेंड फेज ऑफ द आयरन एज इज कॉल्ड। यही सेकेंड फेज लौह युग का जो द्वितीय चरण है, इसी में सबसे पहले अर्बनाइजेशन दिखाई देगा। लौह चरण का जो द्वितीय एज है, इसी में सबसे पहले द्वितीय लौह युग का जो द्वितीय चरण है, इसी में शहरीकरण का लक्षण दिखाई देगा। शहरीकरण, है ना, शहरीकरण की लक्षण दिखाई देनी शुरू होगी। और इस युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी एज, ग्रे पॉटरी एज, ब्लैक पॉटरी एज, नॉर्दर्न ग्रे एज। उत्तरी ब्लैक पॉटरी युग, धूसर मिट्टी के बर्तन के युग, काली मिट्टी के बर्तन के युग, या उत्तर ग्रे युग। अब यहाँ पर जो जो पॉटरी पाई गई है उससे प्राप्त चला, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें से पॉटरीज भी है, बहुत सारे पॉटरी हैं, उससे प्राप्त पता चलता है। जैसे हमारे भाषा में वहां पे जैसे घैला समझ लो ना, घड़ा, घड़ा हमारे यहाँ घैला कहा जाता है। बिहार में ये शब्द आम प्रचलन में है, उस वक्त घड़ा कह सकते हैं, सुराही कह सकते हैं। पॉटरी क्ले, क्ले मिट्टी का बर्तन, है ना। तो अब यहाँ पे दिया है कि भाई वहां से जो प्राप्त हुए हैं उससे पता चला कि अच्छा ये जो क्ले पॉट है, ये जो पॉटरी है वो किस एज का है वहां से। और उससे ये भी पता चलता है कि उस खास एज का, उस खास काल का, पीरियड का में जो पॉटरी का निर्माण हो रहा था वो उसका जो है कैसा फीचर है, क्या सैलिएंट फीचर रहा, क्या विशेषता रही है, किस तरह से जो है उस समय के इससे अंदाजा भी लगता है कि किस तरह का उस समय समाज होगा, किस तरह की जो डेवलपमेंट हुई होंगी। इस पर बहुत विस्तार से बात किया जाएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि सेकेंड फेज को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी एज। क्या कहा जाता है? उत्तरी ब्लैक पॉटरी एज कहा जाता है। ठीक है। इस समय की पॉटरी में जो है जो भी पॉट्स पाई गई हैं, क्ले ऑब्जेक्ट्स पाई गई हैं, उनमें जो है ब्लैक कलर की विशेषता है, प्रमुखता है, विशेष ब्लैक यूज की गई है कलर के तौर पे, है ना। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड फेज, आयरन एज का सेकेंड फेज क्या कहलाता है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी एज, उत्तरी ब्लैक पॉटरी युग। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है the dash text of having had sign of the Aryan settled and expanded in मिथिला विदेह एरिया। डैश ग्रंथ में मिथिला विदेह क्षेत्र में आर्यों के बसने और विस्तारित होने के चिन्ह मिले हैं। यदि आपने सदनीरा वाली कहानी सुनी होगी, उसी में मैंने उस पुस्तक का नाम बोला भी था। और वो कौन सी पुस्तक है? इस पुस्तक में विशेष तौर पे आर्यों के विस्तार के बारे में चर्चा किया गया है, और यह बताया गया है कि किन क्षेत्रों में इसकी विस्तार की गई है, और इसमें बिहार के जो है उल्लेख, इसी में बिहार के उल्लेख मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है त्रिवेद, ऑप्शन डी है शतपथ ब्राह्मण। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो क्या है
शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में यह लिखा गया है कि विदेह राज्य का विस्तार हुआ है। विदेह क्षेत्रों में आर्यों के बसने और विस्तार होने के चिन्ह मिले हैं, और पूर्व में, खासतौर पर पूर्वी गंगा घाटी में आर्यों का विस्तार यहाँ पे हुआ है। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखे जरा सा। Which of the following literary sources mentions that Aryan had for first time entered into area from the northern west? निम्नलिखित में से किस साहित्यिक स्रोत में यह उल्लेख है कि आर्यों ने पहली बार उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया? सबसे पहले जिधर हड़प्पा काल की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहीं पर सबसे पहले आर्यों के बसने के साक्ष्य प्राप्त हुए। और वो कहाँ पे है? जब आप मैप देखिएगा तो पाकिस्तान के एरिया में, वो सप्त सिंधु प्रदेश में यहाँ पर जो है, ये क्या है? ये आपका उत्तर है, और ये आपका क्या है? पश्चिम है। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या है? उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में आर्यों का सर्वप्रथम जो है बसावट हुई। इन्होंने वहां पे सेटल्ड किया अपने आप को, और फिर वहां से ये पूर्वी तरफ जो है, पूर्व की तरफ ये बढ़ना शुरू करेंगे। पूर्व में इनका जो है विस्तार होना शुरू होगा। तो इसका उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ पे है कि इनका, ये आर्यों ने कहाँ पे पहली बार उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया। उसके पूर्व में पूरा संपूर्ण भारत था। भारत में इनका जो है बसावट होना शुरू हुआ, सेटलमेंट होना शुरू हुआ। सबसे पहले किस पुस्तक में चर्चा किया गया है? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। क्या होगा आंसर? शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले इसकी चर्चा की गई है कि आर्यों ने अपने आप को जो है खुद को विस्तारित किया। कहां से? उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच मेटल डिड ह्यूमन बीइंग यूज्ड फर्स्ट? ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, बीपीएससी में प्रश्न पूछ भी चुका है और आगे भी पूछने के चांसेस है। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। सर्वप्रथम किस तत्व का, किस धातु का प्रयोग किया है मनुष्यों ने? तो कौन सी धातु का प्रयोग किया है आपको पता है? ऑप्शन ए है पीतल। ये तो पीतल नहीं होगा, ये एलॉय होता है। ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है कांस्य। भाई क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कॉपर। कॉपर जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कॉपर, तांबा का सर्वप्रथम मनुष्य ने यूज किया है। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखे जरा सा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इन ओल्ड स्टोन एज व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन लाइवलीहुड? मैंने पहले ही बताया कि जब पूरा पाषाण काल था तो उस समय इंसान क्या करता था? जो है कंदमूल, कंदमूल किसको कहते हैं? रूट वेजिटेबल्स जो है, रूट फ्रूट्स जो है, उनको उनका यूज करता था, उनको एकत्रित करता था। इसके अलावा शिकार करता था, और शिकार किससे करता था? पत्थरों से करता था। शिकार किस चीज से की जाती थी? पत्थरों से की जाती थी। तीसरा मछलियां पकड़ना। ठीक है, जनरली ये लोग जो है नदियों के किनारे ज्यादा बसना पसंद करते थे। नदियों के किनारे जो गुफाएं होती थी वहां पे ज्यादा बसना पसंद करते थे, क्योंकि पानी के स्रोत भी इनको मिल जाते थे और मछलियां भी पकड़ पाते थे। व्यापार, क्या व्यापार करते थे उस समय के लोग? व्यापार से इनका कोई परिचय था? नहीं, व्यापार से कोई परिचय नहीं था। जब तक इंसान बसना शुरू नहीं होगा तब तक जो है व्यापार की गतिविधियां नहीं शुरू होंगी। सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम चालू होगा, लेन देन चालू होगी, और लेन देन ही बाद में व्यापार के रूप में बदलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो तीन ऑप्शन ऊपर के ए बी सी सही है, तो ऑप्शन ई के साथ जाना चाहिए आपको। मोर देन वन ऑफ द अबव। ऊपर के तीन ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 16 के बाद 17 नंबर पे हम चलते हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? The king of which of the following places was a philosopher and a scholar who had got Upanishad कंपोज? निम्नलिखित में से किस स्थान के राजा एक दार्शनिक और विद्वान थे जिन्होंने उपनिषद की रचना करवाई? ये जो आप पढ़ रहे हैं ब्राह्मण, ये हमारे जो है उपनिषद के पार्ट, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। तो हम वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ये सब हमारे हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक हैं, और इनके समय समय पर रचनाएं हुई हैं।
सबसे पुरानी जो रचना है हमारी ऋग्वेद है, यह पूर्व वैदिक काल में ही इसकी रचना हो गई थी। इसको इसीलिए पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। उसके पश्चात ही अन्य वेदों का ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान के राजा, तो किस स्थान के राजा, ये विदेह के राजा बहुत ज्यादा विद्वान थे, बहुत दार्शनिक थे, और इन्होंने ही अपने संरक्षण में जो है उपनिषदों की रचना करवाई है। ऑप्शन ए है अंग, अंग नहीं होगा, विदेह होगा, विदेह होगा, विदेह जो है हमारा करेक्ट आंसर है। विदेह राज्य के राजा जनक, जनक जो है उनके, और एक जनक नहीं कई सारे जनक हुए हैं, अलग अलग जनक जो है, तो जनक के समय में ही जो है ये जो है उपनिषद की रचना की गई है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 18, on the bank of which river the Aryan used to perform big yajns and rituals। आर्य किस नदी के तट पर बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे उस समय? जो है सर्व प्रमुख हमारा जो नदी था जिसकी बार बार चर्चा की गई है हमारे वेदों में, वो नदी थी सरस्वती। सरस्वती नदी की चर्चा हमारे वेदों में की गई है। सरस्वती नदी पर ये यज्ञ किया करते थे। किस नदी पर चर्चा किया करते थे? ना तो गंगा होगा, ना तो यमुना होगा, ना तो साबरमती होगा। साबरमती की खैर चर्चा ही नहीं है किसी ग्रंथ में। ना तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हमारी सही आंसर है। इसी नदी के तट पर जो है आर्य जाति के लोग अपने बड़े बड़े अनुष्ठान और महायज्ञ किया करते थे। आज के समय में सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता रहा है कि गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों ही एक तीन जो है सिस्टर रिवर हैं, जिसमें सरस्वती जो है सर्वप्रमुख थी। अब इसके लुप्त होने के पीछे कई सारे तर्कों को हम देख सकते हैं, और तर्क देखने का भी सही समय नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आर्यन कल्चर इन गंगा वैली एक्सपैंडेड फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम। गंगा घाटी में आर्य संस्कृति का विस्तार किस समय में, किस समय से किस समय तक हुआ? देखो जी, अब जैसे कि वैदिक काल को अगर हम देखें तो वैदिक काल को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। वैदिक काल को दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो हो जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड। एक होता है उत्तर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक है? ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक है, ईसा पूर्व। जबकि ये जो है 1000 बीसी से 600 बीसी। इस काल में जो है मनुष्य का सेटलमेंट, इंसान जो आर्यंस की जो सेटलमेंट्स है वो मैक्सिमम उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का विस्तार होना, खासतौर पर मनुष्य, बार बार मनुष्य में कह रहा हूं, आर्यों का विस्तार होना शुरू होगा। और आर्यों का विस्तार किधर होगा? पूर्व की तरफ होना शुरू होगा, जिसमें आज के समय में संपूर्ण गंगा घाटी में आर्यों का विस्तार आज देखते हैं। हम आर्यंस हैं, वी आर आर्यंस। तो हम आर्यंस जो है उनका विस्तार जो है मुख्य रूप से कब तक हुआ है? 1000 से 600 बीसी। यही वो समय है जिस समय जो है वैदिक काल रूढ़िवादी हो गई। इसी समय जो है हम देखेंगे कि नेचर की जो हम नेचर के जो देवता हैं उन पे विश्वास से ज्यादा हम मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारे उत्तर पूर्व वैदिक काल में जहाँ इंद्र, अग्नि जैसे देवता सर्व प्रमुख हैं, वहीं उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलेगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता प्रमुख हो जाएंगे, और इंद्र, अग्नि जैसे देवता सेकेंडरी देवता कहलाने लगेंगे। यहाँ से मूर्ति पूजा भी बढ़ जाएगी। तो दोनों के बीच में वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे तो वो डिटेल में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखें आर्यों का जो है विस्तार कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, पूर्व में हुआ है। तो यहाँ पे 1000 से 600 बीसी कहाँ है? 1000 से, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 1000 से 600 बीसी के दौरान मनुष्यों का विस्तार, आर्यों का विस्तार पूर्व में हुआ है सबसे ज्यादा। बढ़े आगे, चलिए गंगा घाटी में इसी समय सबसे ज्यादा विस्तार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि इन विच प्लेस इन बिहार साइन ऑफ कॉपर स्टोन इज वर फाउंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताम्र पाषाण काल के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? चले जी, अरियप में प्राप्त हुए हैं, करेक्ट है। सिनवार में भी प्राप्त हुए हैं, करेक्ट है। मनेर में भी प्राप्त हुए हैं, करेक्ट है। राजपोखर में प्राप्त नहीं हुआ है। राजपोखर में सिर्फ पूर्व प्रस्तर काल के जो है अवशेष प्राप्त किए गए हैं, और राजपोखर भागलपुर में है।
तो ये जो है नहीं होगा, ऑप्शन ए में प्राप्त है, ऑप्शन बी में प्राप्त, ऑप्शन सी में लिख लीजिएगा कि ताम्र पाषाण काल के चिन्ह कहां कहां से प्राप्त है। अरियप में, सेनवार में, मनेर में, इसके अलावा ताराडीह में, इसके अलावा चेचर में, इसके अलावा चिरांद में, ठीक है, यहाँ पे जो है उसके अलावा सोनपुर में, सोनपुर ये गया वाला सोनपुर है, हाजीपुर वाला सोनपुर नहीं है, ठीक है। इन सब स्थानों पे भी ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये तीन तो है ही, वो स्थान भी है जहां पे ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ऑप्शन मेरा ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अरियप, सेनवार और मनेर तीनों ही स्थान पर जो है बिहार के ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम लोग। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? न्यूलिथिक प्लेस ताराडीह। अच्छा, तो ताराडीह की बात हो रही है इन गया डिस्ट्रिक्ट। ताराडीह कहाँ पे है ये नोट डाउन कर लेना है, और क्वेश्चन में ही दे रखा है कि न्यूलिथिक प्लेस ताराडीह इन गया डिस्ट्रिक्ट। तो नया ताराडीह के कहाँ पे? गया जिले में है। ताराडीह कहाँ पे है? गया डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है? अच्छा, एक बात बताओ, गया में कौन सी नदी फ्लो करती है? कौन सी नदी जो है गया की सर्व प्रमुख नदी है, जिसके गया फेमस है किस चीज के लिए? हमारे हिंदू धर्म का सर्व प्रमुख स्थान है। हमारा 16वां संस्कार जो है उसके लिए सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान है ना। हम वहां पे पिंडदान करने जाते हैं गया में। और किस नदी के किनारे पिंडदान? इसी नदी के किनारे जो है सीता जी ने श्राप दिया था फल्गु को। अच्छा, आंसर तो मैंने बता ही दिया, गलती से इधर उधर निकल जाते हैं हम। तो यहाँ पर सीता जी वहां पर गई थी अपने पति के साथ, राम के साथ। राम को पिंडदान करना था, और पिंडदान करने के लिए जो है कुछ वस्तुएं घट गई थी, और उसी को लाने के क्रम में जो है वो गए, और सीता जी जो है उन्होंने पिंडदान किया। क्योंकि समय व्यतीत हो रहा था, समय निकला जा रहा था मुहूर्त का, तो उन्होंने पिंडदान किया। और किसको गवाह बना के? फल्गु नदी को गवाह बना के। किसको गवाह बना के? गाय को गवाह बना के, जो हमारी गाय माता है। राम को झूठ बोल दिया दोनों ने, है ना। एक कोई और था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। 3 गवाह थे, और तीनों गवाह जो है मुकर जाते हैं, जिसके बाद से सीता ने श्राप दे दिया। तो फल्गु को श्राप क्या मिला? कि बहोगी लेकिन दिखोगी नहीं। फल्गु बहती है, दिखती नहीं है ना। गाय ने मुख की पूजा नहीं होगी तुम्हारी। मुख जो है, मुख से, जिस मुख से तुमने झूठ बोला उस मुख की पूजा नहीं होगी। तो गाय की मुख की पूजा नहीं होती है, पिछले हिस्से की पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ताराडीह किस नदी पर है? गया जब शब्द आ गया, गया शब्द और ताराडीह गया में है, तो किस नदी पे? गंगा नहीं होगा, गंडक तो गया से जाती ही नहीं है, कोसी गंडक से जाती नहीं है, और फल्गु नदी होगा। फल्गु नदी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तीनों ही नदी, ये जो है उत्तर बिहार की नदी है, ये जो है उत्तर बिहार की नदी है, ये जो है उत्तर बिहार की नदी है। ये नदी जो है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को के बीच जो है बाउंड्री क्रिएट करती है, लेकिन गया से नहीं जाती। फल्गु नदी जो है वो दक्षिण बिहार की नदी है, और यही गया डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। ताराडीह जो है इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या कहता है? As per a mention in Satpat Brahman, when did Aryans settled in plain of Gandak? खासतौर पे वीरे सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख के अनुसार आर्य गंडक के मैदान में कब बसे, है ना। आर्य गंडक के मैदान में कब बसे? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 600 ईसा पूर्व है, 700 ईसा पूर्व है, 800 ईसा पूर्व है, 900 ईसा पूर्व है। 600 BC, 700 BC, 800 BC, 900 BC। आप बताएं कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, आप बताएं जरा, और मैं उसके बाद बताता हूं आंसर क्या होगा। 600 BC, 700 BC, 800 BC, 900 BC। तो आंसर हमारा होगा 800 BC। सी इज द करेक्ट आंसर। 800 BC में, 800 ईसा पूर्व में जो है आर्यों का बसावट, आर्यों की सेटलमेंट जो है वो कहाँ पे हुई है? विदेह क्षेत्र में, गंगा घाटी में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है जरा सा देखा जाए, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय, ओके, याज्ञवल्क्य जो है उन्होंने कौन सी सबसे बेहतरीन पुस्तक लिखी है अपने समय की? और आपको कई जगह मिल जाएगा
शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य का, सॉरी, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच के शस्त्रार्थ या मैत्रेयी के शस्त्रार्थ जो है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, मैत्रेयी जो है वो विदेह राजा की पत्नी थी, जनक की पत्नी थी मैत्रेयी, तो उनके बीच शास्त्रार्थ, अर्थात अभी अगर ये दिखता है, अगर ये मेंशन है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच का शास्त्रार्थ का मेंशन किया हुआ है पुस्तकों में, या गार्गी के शास्त्रार्थ का, इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि उस समय की महिलाओं की भी अभी तक महिलाओं की स्थिति जो है समाज में, और प्रतिशतात्मक सत्ता जो समाज है उसमें जो है अभी भी अच्छी अवस्था में है, और उस समय भी महिलाओं को जो है वही ज्ञान प्राप्ति का अधिकार था जो पुरुषों को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार था। अभी महिलाएं जो है उतनी रूढ़िवादी चीजें नहीं थोपी गई थी महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को घर में नहीं जो है बंद किया गया था। हालांकि ये जरूर है कि उस समय के जो अपर क्लास की जो महिलाएं थी उन्हें ही ये जो है खास तौर पे सुविधाएं प्राप्त थी, जो नीचे की महिलाएं थी, नीचे स्तर की, उनके अंदर रूढ़िवादिता आनी शुरू हो चुकी थी उस समाज में। खैर, तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य और गार्गी और मैत्रेयी के बीच में थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने पुस्तक लिखी है, ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है शतपथ ब्राह्मण। तो क्या होगा आंसर, या कोई नहीं होगा? तो आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? शतपथ ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? शतपथ ब्राह्मण पुस्तक लिखी है, जिसके बारे में अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी पुस्तक में आर्यों के विस्तार की चर्चा है, खासतौर पे पूर्वी भारत में, और पूर्वी भारत में विदेश क्षेत्र में आर्यों के विस्तार की चर्चा है, जो 1000 से 600 BC के बीच में हुई है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या है? नियोलिथिक प्लेस चिरांद इज सिचुएटेड। अच्छा, चिरांद बहुत फेमस जगह है। चिरांद में, दरअसल चिरांद में नवपाषाण काल की भी वस्तुएं पाई गई हैं, ठीक है, और ताम्र प्रस्तर भी पाई गई हैं, ताम्रपाषाण काल की भी वस्तुएं पाई गई हैं। तो यह चिरांद है कहाँ? चिरांद जो है सारण में, सारण कहता है छपरा जिला में, छपरा में, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे है? तो छपरा से कौन सी नदी फ्लो करती है? गंगा नदी। गंगा नदी हमारा आंसर होगा। गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन नहीं होगा। कौन सी नदी होगी? गंगा नदी जो है उसके किनारे जो है चिरांद नामक हमारा जो है पूर्व पाषाण काल, सॉरी, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण कालीन जो है स्थान प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखे जरा सा, क्या है क्वेश्चन नंबर 25? In which place of Bihar remains of two rocky housing of prehistoric human settlement human have been discovered? बिहार के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवासों के साक्ष्य प्राप्त हुए? अब ये बार बार मैंने कई बार इसकी चर्चा की है, क्योंकि मुझे पता था कि प्रश्न आने वाला है, तो आपके दिमाग में ये हो जाए कि किस स्थान पर इंसान के रहने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दो गुफाएं प्राप्त हुई है। ये कौन सा स्थान है? यह स्थान गया में है। और गया में किस स्थान पे है? तो आप बताइए। अच्छा, गया में है। ओके, आंसर तो वैशाली नहीं होगा। तो गया, अभी मैंने आंसर बोल ही दिया, नालंदा भी नहीं होगा और मुंगेर भी नहीं होगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक तो होने का चांसेस नहीं है। कहाँ पे गया? गया में कहाँ पे? तो जान जाइए कहाँ पे? शेर घाटी में। कहाँ पे? शेर घाटी में जो है दो चट्टानी आवासों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज यूजुअल। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? देखे जरा सा। द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर हु कम टू बिहार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल शासन में, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम यात्री कौन है? ऑप्शन ए है मुल्ला तकिया, ऑप्शन बी है अब्दुल लतीफ, ऑप्शन सी है मोहम्मद सादिक, ऑप्शन डी है मुल्ला बहबहानी। मोर देन वन ऑफ द अबव या वन ऑफ द अबव? कौन लोग आए पहली बार? पहली बार जो व्यक्ति आया, याद कर लो, एग्जाम के दृष्टि से बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। पहला जो व्यक्ति आया वो है मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया जो है वो प्रथम व्यक्ति था जो आया बिहार में मुगल शासन के दौरान, है ना। उसके बाद तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है, प्रथम विदेशी पूछ रहा है, तो मुल्ला तकिया हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं था। ऑप्शन 27 और बास का तिल उन्स।
is a valuable resource in relation to which region of Bihar? बसातिल उन्स बिहार के किस क्षेत्र से संबंध रखता है? इस पुस्तक के लेखक है इख्तिसाम देहलवी, ठीक है। और यह किस क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है? ऑप्शन ए है तिरहुत, ऑप्शन बी है मध्य बिहार, ऑप्शन सी है दक्षिण बिहार, ऑप्शन डी है मगध। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका क्या होगा? आपको पता है? नहीं पता तो फिर आंसर यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। क्या होगा? ये जो है तिरहुत क्षेत्र के बारे में एक मूल्यवान स्रोत है। तिरहुत के इतिहास की चर्चा यहाँ पे बहुत विस्तृत तरीके से की गई है। और ये आज का तिरहुत नहीं है, आज का तिरहुत नहीं है, ये मध्यकाल का तिरहुत है। और उस समय मध्यकाल का तिरहुत का जो केंद्र था वो दरभंगा हुआ करता था। तो ये जो है तिरहुत का जो है उसमें चंपारण, मुजफ्फरपुर ये सब क्षेत्र आते थे। तो तिरहुत के बारे में ये मूल्यवान स्रोत है, ठीक है। बसातिल उन्स। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पाल रूलर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पाल काल के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है देवपाल का मुंगेर अब शिलालेख, मुंगेर में शिलालेख पाई गई है देवपाल का, ये एक सही आंसर है। तो ये भी पता होना चाहिए कि मुंगेर में जो शिलालेख पाई गई है वो किस शासक की है, किस पालकालीन शासक की है? देवपाल, पालकाल के महानतम शासकों में से एक देवपाल का यह शिलालेख है। उसके बाद नारायण पाल, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिशिलालेख, क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। यहां से भी पालकाल के बारे में हमें प्राप्त होती है जानकारी। तो देवपाल का मुंगेर शिलालेख हो गया, ऑप्शन बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र, ऑप्शन सी है महिपाल का नालंदा और मुजफ्फरपुर, महिपाल का नालंदा और मुजफ्फरपुर, ये भी सही है। महिपाल का शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त है? नालंदा और मुजफ्फरपुर। तो तीनों से ही हमें पाल काल के बारे में प्राप्त होती है जानकारी, उनके इतिहासों के बारे में हमें पता चलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक से हमें पाल काल के शासकों के बारे में पता चलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है एक्सकेवेशन एट नालंदाज सराय टीला हैज यील्डेड। नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन पढ़ेंगे और उससे प्राप्त हमें पता चल जाएगा। मौर्य काल का बौद्ध विहार, ऑप्शन बी गुप्त मंदिर, ऑप्शन सी है पाल काल का बौद्ध विहार, ऑप्शन डी है सुंग काल का बौद्ध विहार, ऑप्शन ए बुद्धिस्ट विहार ऑफ मौर्यन एरा, ऑप्शन बी है गुप्ता टेम्पल, ऑप्शन सी है बुद्धिस्ट विहार ऑफ पाल पीरियड, बुद्धिस्ट विहार ऑफ सुंग पीरियड, या उपरोक्त में से एक से अधिक या सराय टीला से ज्यादा या कोई नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए आंसर मैं बताता हूं। अब आंसर क्या होना चाहिए? ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बुद्धिस्ट विहार ऑफ पाल पीरियड, पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान बौद्ध विहार कहा जाता था, ठीक है। तो इसी बिहार शब्द से, और बिहारों की संख्या बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में थी, यही कारण है कि इसी बिहार शब्द से बिहार का नाम बिहार पड़ा। जो तुगलक काल की एक प्रमुख पुस्तक है तबकाते नासरी, उसमें बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहीं से, ठीक है। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सराय टीला से क्या प्राप्त हुआ है? सराय टीला से बुद्धिस्ट विहार ऑफ पाल एम्पायर, पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? Which aspect has been highlighted in कौटिल्याज अर्थशास्त्र? और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं की चर्चा की गई है? यह हमें पता करना है। बताइए जरा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में, तो इसका आंसर आपको बताना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन, या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए जी, अर्थशास्त्र पूर्णतः मौर्य शासन प्रशासन के बारे में बताता है, मौर्य के काल के राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है, राजा के कर्तव्य, राजा के अधिकारों के बारे में बताता है ना, किस प्रकार से राजकाज चलनी चाहिए। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसके बारे में जानकारी देता है, राजनीतिक जीवन के बारे में देता है, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में देता है। कौटिल्य का और का क्या नाम है? कौटिल्य का और नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। क्या है? विष्णुगुप्त भी है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे?
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उसके पहले तक्षशिला के ये प्राध्यापक रहे हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। तक्षशिला आज के समय में पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा सा। अगला प्रश्न कहता है द ruins ऑफ अ टेम्पल obtained फ्रॉम अप्सर गया। अप्सर गया में जो प्राप्त हुए हैं अवशेष, वहां से जो है किसके बारे में पता चलता है, उसके खंडहर जो प्राप्त, अप्सर से जो एक मंदिर प्राप्त हुई है, मंदिर के खंडहर, उसके दीवार पर किस कथा के दृश्य अंकित है, किसकी कथा लिखी गई है? ऑप्शन ए है रामगुप्त और देवी, ऑप्शन बी है नल दमयंती की प्रेम कहानी, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है महाभारत। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आप बताइए। ऑप्शन ए है रामगुप्त एंड देवी, ऑप्शन सी है द लव स्टोरी ऑफ नल दमयंती, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है महाभारत। देखिए जी, आंसर होगा आपका, मैं बताता चलूं आपको आंसर ऑप्शन 32 के, क्वेश्चन नंबर 32 पे जाने के पहले, तो इसके आंसर होंगे रामायण। रामायण के बारे में चित्रित किया गया है अप्सर गया से प्राप्त मंदिर के खंडहर की दीवारों पर। जो अप्सर से प्राप्त हुई है मंदिर की खंडहर, उस पे रामायण के चित्र अंकित है, रामायण के दृश्य अंकित है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 32 नंबर प्रश्न देखे जरा सा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज द वर्ड व्रात्य बीन यूज्ड फॉर द पीपल लिविंग इन द मगध रीजन। व्रात्य शब्द कहाँ के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, किस स्थान, किस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है? इस क्षेत्र को अनार्य जाति के लोग भी कहे जाते हैं। अनार्य मतलब इस जाति के लोग आर्य नहीं है, अनार्य है, इस जाति के लोग आर्य से बाहर हैं। तो इस क्षेत्र के लोग, कहाँ के क्षेत्र के लोगों को कहा गया है व्रात्य? व्रात्य कहा गया, ऑप्शन ये ए है मगध। अच्छा, तो यहाँ पे तो दे दिया है कि मगध के क्षेत्र के लिए, क्वेश्चन में ही दे दिया मगध के क्षेत्र के लिए क्या किया गया है यूज, व्रात्य शब्द यूज किया गया है। और मगध के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? कीकट। मगध, खास तौर पे मगध, मगध के लिए कौन सा, मगध के लिए क्या प्रयोग किया गया है? मगध के लिए प्रयोग किया गया है कीकट। ठीक है ना, कीकट जो है मगध क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। और मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्या प्रयोग किया गया है? व्रात्य शब्द प्रयोग किया गया है। यह जो है किस वेद में, किस कहाँ पे लिखा गया है? तो ये जो है ऋग वेद में इसमें यूज किया गया है। किसमें? ऋग वेद में मगध क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया है? व्रात्य कहा गया है। अगले आंसर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 32 के बाद 33 नंबर आते हैं। द वर्ड विहार मीन्स, विहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध मठ। अभी अभी बात मैंने करी, ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था, बौद्ध मन जो है विहार था। जनरली पहाड़ों को, जैसे पहाड़ों को काट करके वहां पे विहार बनाए जाते रहे हैं, जैसे दशरथ ने बनाया, जैसे अशोक ने बनाया था। तो ये आंसर क्या होगा? बराबर की पहाड़ियों में, नागार्जुन की पहाड़ियों में। तो बिहार शब्द का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ऑप्शन बी है सामवेद, वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा इसमें? तो सीधे सीधे दिख रहा है आंसर हमें, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बौद्ध मठ जो है हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़े। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 34 नंबर, इसमें कुछ नहीं था, बिहार शब्द का क्या मतलब है? बौद्ध मठ। अगला प्रश्न क्या कहता है? द न्यूलिथिक बोन टूल, द न्यूलिथिक बोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ बिहार। नौपाषाण कालीन हड्डी के उपकरण बिहार के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, मनेर, ताराडीह, सेनुआर, है ना। जो नौपाषाण कालीन हड्डी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी हड्डी शब्द जो है अब सब जगह से प्राप्त हुए नहीं होंगे, हालांकि मनेर से नौपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, ताराडीह से भी नौपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, सेनुआर से भी नौपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? चिरांद से। चिरांद कहाँ? छपरा में, सारण जिला में है ना। तो चिरांद से जो है वो नौपाषाणकालीन हड्डी प्राप्त की गई है, चिरांद से नौपाषाणकालीन हड्डी प्राप्त की गई है। अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगले प्रश्न क्या कहता है? 35 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा सा। तो आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ तुर्किश डायनेस्टी हैव बीन फाउंड इन बिहार। सबसे ज्यादा शिलालेख इसी राजवंश के, हालांकि बाद के शासकों के बारे के भी शिलालेख पाए जाएंगे, जैसे शेर शाह की भी पाई जाएगी, अकबर की भी पाई जाएगी, मुगल काल की भी शिलालेख पाई जाएंगी, लेकिन तुर्क सल्तनत काल की जो शिलालेख है उसमें सर्वाधिक शिलालेख इसी के पाए जाएंगे, क्योंकि इसी के समय में बिहार में सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, सुल्तानों का जो है कंट्रोल स्थापित हुआ। तो ये जो है कौन सा है? तुगलक काल। कौन सा है? तुगलक काल। तुगलक काल में सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है,
तुगलक काल में सब सर्वाधिक जो है वो शिलालेख पाए जाएंगे। अगले प्रश्न बढ़ते हैं 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 36 नंबर क्वेश्चन कहता है The archaeologist who has conducted large scale excavation work and discovered many ancient sites in Bihar, वह पुरातत्वविद जिसने बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किया और कई प्राचीन स्थलों की खोज की। सबसे ज्यादा प्राचीन, ये इनके समय में सबसे ज्यादा बिहार में जो है साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, ये कौन है? मार्टिन व्हीलर। ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, ऑप्शन डी है कनिंघम। तो ऑप्शन डी कनिंघम के साथ जाना पसंद कीजिए। कनिंघम जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। कनिंघम के समय ही सबसे ज्यादा जो है उत्खनन कार्य हुए हैं बिहार में और कई प्राचीन स्थलों की प्राप्ति की गई है। कनिंघम जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कनिंघम के बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इन जुलाई 2019 एक नया जो है बिहार में मेगालिथिक साइट प्राप्त हुआ है। 2019 में विशेषज्ञों ने पहली बार बिहार के किस मेगालिथिक साइट के दस्तावेजीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो देखो जी, ये नया जो है एक मेगालिथिक साइट प्राप्त किया गया है जहां का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। और ये कौन सा है? ऑप्शन ए है पटना। कहाँ का? ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है बांका। तो ऑप्शन ए कैमूर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? कैमूर। कैमूर में ये नया मेगालिथिक साइट्स जो है वो प्राप्त किए जाएंगे। मेगालिथिक साइट्स जो है प्राप्त किए गए हैं जिसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। 2019 में एक्सपर्ट जो है जाकर के यहाँ पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 38 नंबर। व्हाट रिमेन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन बिहार? बिहार के प्रागैतिहासिक काल के कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मैंने बताया कई सारी चीजें प्राप्त की गई हैं। कुल्हाड़ियों के फलक प्राप्त किए गए हैं, सही है। चाकू और मयान ये भी प्राप्त किए गए हैं, सही है। मिट्टी के बर्तन ये भी सही है। तो ये तीनों ही जो है वो सही है, तीनों ही जो है सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, केवल एक नहीं, केवल एक नहीं है। ऑप्शन एक और दो। ऑप्शन बी है केवल एक और दो, नहीं तीनों ही है। तो ऑप्शन सी डी में जाइए, देखिए केवल एक, दो और तीन, केवल एक, दो और तीन, 1, 2 एंड 3 ओनली, यही जो है हमारा सही आंसर है। 1, 2 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। हमारा सही आंसर है कि तीनों ही प्राप्त हुए हैं हमें। मिट्टी के बर्तन भी और चाकू और मयान खुरपी भी और कुल्हाड़ियों के फलक भी प्राप्त किए गए हैं। और ये सब किस चीज के बने हैं? पत्थरों के बने हुए हैं। किस चीज के बने हुए हैं? पत्थरों के बने हुए हैं, पाषाणों के बने हुए हैं। अगला प्रश्न, फ्रॉम विच प्लेस ऑफ बिहार हैव द कॉइन्स ऑफ प्रतिहार राज भोज हैज बीन फाउंड? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के महानतम शासकों में से एक जो है वो राजा भोज के सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए हैं बिहार में? प्रतिहार राजा जो है भोज, उनके एक परमार वंश में भी राजा भोज हुए हैं और ये, लेकिन ये प्रतिहार राजा भोज के बारे में बात कर रहा है। तो पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, कहाँ से सिक्के प्राप्त किए गए हैं? तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वहां से प्रतिहार राजा भोज की सिक्के की प्राप्ति की गई है। चलिए अब 39 नंबर हो गया। 39 नंबर के बाद 40 नंबर पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एविडेंस ऑफ गढ़वाल इन बिहार इज फाउंड। गढ़वाल राजवंश की साक्ष्य कहां से प्राप्त किए गए हैं? गढ़वाल राजवंश का ऑप्शन क्या दिया है देखे जरा, चेक करें। मनेर ताम्रपत्र, मुंगेर ताम्रपत्र, धर्मस्वामी का खाता, ओके धर्मस्वामी अकाउंट, वो ट्रांसलेशन में गलती हो गई है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर होगा मनेर ताम्रपत्र। मनेर ताम्रपत्र से जो है क्या प्राप्त किए गए हैं? मनेर ताम्रपत्र से प्राप्त किए हैं गढ़वाल राजवंश की साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं कि हाँ बिहार में भी गढ़वालों का जो है एक तरह से गढ़वालों का जो है यहाँ पर प्रभाव दिखता है, यहाँ पे जो है एक विस्तार दिखता है। ऑप्शन 40 हो गया। 40 के बाद 41 नंबर पे चलते हैं। 41 नंबर क्या कहता है? 41 नंबर कहता है आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम इन बिहार डिस्कवर्ड। बिहार में पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने खोज की केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया रज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों पर आधारित वैशाली का प्राचीन स्थल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तो कनिंघम, मैंने पहले ही बताया कि कनिंघम के समय सबसे ज्यादा जो है वो जो है माइनिंग खुदाई हुई है और कई सारे जो है साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। उसमें कौन कौन से? केसरिया स्तूप बहुत बौद्ध स्तूपों में सबसे हाईएस्ट बौद्ध स्तूप है, ये चंपारण में है। केसरिया बौद्ध स्तूप ये सही है। लौरिया रज का अशोक स्तंभ भी कनिंघम ने ही खोज की थी और बसाड़ के अवशेषों पर आधारित जो है वैशाली का प्राचीन जो है स्थल, यहाँ पे भी जो है कनिंघम ने ही खोज किया। इसी बसाड़ में जो है ध्रुव स्वामिनी के जो है सिक्के प्राप्त किए गए हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं उनकी पत्नी थी, है ना।
तो ये तीनों ही जो है कनिंघम के समय में हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है हमारा सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखे जरा सा क्या है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हुज इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन बिहार। वह मुगल शासक कौन था जिसके शिलालेख बिहार में पाए गए हैं। पहला मुगल शासक जिसका शिलालेख बिहार में पाया गया है तो वो है, ऑप्शन ए है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। देखो जी आंसर, बाबर के समय में तो बिहार तक जो है विस्तार हुआ ही नहीं था, और हुमायूं के समय में पहली बार बिहार में विस्तार होगा, बिहार बंगाल तक विस्तार होगा, लेकिन वो भी क्षणिक होगा। तो ना ऑप्शन सी जो है अकबर, अकबर के समय में अकबर का जो है शिलालेख पहली बार किसी मुगल शासक के रूप में यहाँ पे शिलालेख पाई जाती है, और वो किसका होगा, अकबर का। अकबर की शिलालेख पाई जाएंगी। ये थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइएगा तो लग जाएगा। हुमायूं के समय में बंगाल तक विस्तार नहीं हुआ है, और हुमायूं के समय में हुआ है तो क्षणिक रूप से हुआ है, फिर उनको जो वहां पे शेर शाह का जो है कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन शेर शाह के बाद जब वापस अकबर शासक बनेंगे तो अकबर का सर्वप्रथम यहाँ पर शिलालेख पाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 के बाद 43 क्या कहता है, 43, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार इज रिलेटेड टू विच मिडाइवल रूलर। बिहार में पाया जाने वाला द्विभाषी शिलालेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। बिहार में पाया जाने वाला द्विभाषी, दो भाषा मतलब दो भाषाओं में यह शिलालेख लिखी गई है, यह किस शासक का है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो किस शासक की जो है शिलालेख दो भाषा में पाई गई है, ये हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह का अभिलेख दो भाषाओं में पाई गई है। शेरशाह का अभिलेख कितने भाषाओं में पाई गई है, दो भाषाओं में पाई गई है। शेरशाह इज द करेक्ट आंसर। इनकी अभिलेख दो भाषाओं में पाई गई, याद रखना है। ऑप्शन 43, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ओके क्वेश्चन नंबर 44 देखे जरा सा। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मिथिला हिस्ट्री। मिथिला की हिस्ट्री का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए जी, विद्यापति, चंदेश्वर, ज्योतिरीश्वर, ये सब दरभंगा से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, कृतिलता और कृति पताका, कृतिलता और कृति पताका विद्यापति द्वारा लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखा गया है ना। उसी तरह से जो है तो ये तीनों ही जो है वो मिथिला, ये दरभंगा क्या, दरभंगा क्षेत्र क्या है, दरभंगा मिथिला क्षेत्र। मिथिला इतिहास की जब बात कर रहा है तो कहाँ की बात कर रहा है, दरभंगा क्षेत्र, खासतौर पे तिरहुत क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये जो है तीनों ही पुस्तक जो है मिथिला इतिहास के प्रमुख स्रोत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। मोर देन वन ऑफ दी अबव हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 44 के बाद 45 पे चलते हैं। 45 क्या कहता है, 45 नंबर प्रश्न देखे जरा सा। 45 नंबर प्रश्न कहता है, What was the script of the Mauryan inscription found in बिहार। बिहार में मिले मौर्य शिलालेख की लिपि क्या थी। कल इसके पहले हो चुका है। कौन सी लिपि में बिहार में जो भी शिलालेख पाई गई हैं, चाहे लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और जो है सासाराम का जो लघु शिलालेख पाया गया है, वो चारों ही किस लिपि में है, वो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। और भाषा क्या है, प्राकृत है। भाषा क्या है, प्राकृत है। और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका था कि क्या लिपि है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 देखे जरा सा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स डिड नॉट विजिट टू बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री बिहार नहीं आया था। और प्रीवियस लेक्चर में ही हमने इसको डिस्कस किया भी था कि कौन सा जो है वो बिहार नहीं आया था। मैंड्रिक आया था, जॉन मार्शल भी आया था। कौन नहीं आया था, आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कौन नहीं आया था। फ्रांसिस बर्नियर जो है वो बिहार नहीं आया है। बिहार, भारत का यात्रा तो किया है लेकिन बिहार का यात्रा नहीं किया है। ठीक है, तो ये फ्रांसिस बर्नियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रांस का यात्री था जो कभी बिहार नहीं आया। ठीक है, तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम अपसर ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के गया जिले में जो अप्सर से प्राप्त शिलालेख है वो किस राजवंश के बारे में जानकारी देती है। तो अप्सर से जो प्राप्त शिलालेख है वो परवर्ती गुप्त वंश अर्थात पोस्ट गुप्ता पीरियड के राजवंशों के बारे में जानकारी देता है। पोस्ट गुप्ता के बारे में जीवित गुप्त द्वितीय, इन आदित्य सेन या कृष्ण गुप्त, इन सब शासकों के बारे में, इनके बारे में लिखा गया। यहाँ पे परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अप्सर से प्राप्त शिलालेख में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 48 नंबर क्या कहता है,
ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में जब हम जाएं तो हमें आसानी हो कि हम ये पढ़ के आए हुए हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन्स हैबिटेशन आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? आदि मानव के निवास के सबसे पहले साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? चंपारण तो अब स्पष्ट है, नालंदा है, भागलपुर है, उसके अलावा गया है ना, उसके अलावा आपका मुंगेर है और पश्चिम चंपारण है। तो यहाँ पे ये चारों देख लीजिए, है कहीं गया है लेकिन रोहतास, यहाँ पे गया तो होगा लेकिन रोहतास नहीं होगा। मुंगेर और नालंदा यही तो दो है, चंपारण है लेकिन मुजफ्फरपुर नहीं होगा। तो मुंगेर और नालंदा सही आंसर होगा, बी हमारा सही आंसर होगा। मुंगेर और नालंदा में हमारा पुराने सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आदि मानव के। चलिए, तो ऑलरेडी हो गया, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुंगेर और नालंदा में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होंगे, आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 देखे जरा। From which scripture Nalanda stone is it become known that Nalanda महाविहार was burnt down? किस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? ओके, किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? महिपाल के ग्रंथ से। ना तो देवपाल होगा, ना तो धर्मपाल होगा, ना तो आदित्यपाल होगा। जो महिपाल का जो शिलालेख पाया गया है नालंदा में, उससे प्राप्त पता चलता है कि यहाँ पर जो नालंदा महाविहार था, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसको बर्बाद कर दिया किसने? बख्तियार खिलजी द्वारा इसको। अब इसमें ये होता है कि क्या बख्तियार खिलजी को पता नहीं था, उसको ऐसा लगा कि ये किला है, या उसे पता था कि ये यूनिवर्सिटी है और उसने जानबूझ के इसको जलाया? इस पे प्रश्न, इस पर कई सारे बहस किए जा सकते हैं। और अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, फ्रॉम वेयर वॉज द सिल्वर आहत पंचमार्क कॉइन वॉज फाउंड इन बिहार? बिहार में चांदी के आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन ए लोहानीपुर, ऑप्शन बी है मोतिहारी, ऑप्शन सी है फतुहा। मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव? लोहानीपुर, मोतिहारी, फतुहा, तीनों ही जगह से आहत सिक्के प्राप्त किए गए हैं। लोहानीपुर से भी प्राप्त किए गए हैं, मोतिहारी से भी प्राप्त किए गए हैं, फतुहा से भी प्राप्त किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही तीनों जगह से हमारे सिक्के प्राप्त किए गए हैं। कौन कौन से? आहत सिक्के प्राप्त किए गए हैं। जो प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के प्राप्त कहा जाता था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आशा है ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लेता हूँ विदा। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।